नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 5 चरण अभी बाकी हैं। लेकिन चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार और तेज होता जा रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर व्यंग्यबाण चलाने में, तीखे आरोप लगाने में पीछे नहीं रह रहे। जो ताजा बयानबाजी हुई है, जो शब्दों के तीर एक दूसरे पर चलाए गए हैं, वो तीर चले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के बीच। इस रार तकरार में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। आप सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह इस वक्त राजगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 33 साल बाद वे अपनी परंपरागत सीट पर लौटे हैं। इस बीच में वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, बीच में 10 साल वे बिना चुनाव लड़े, बिना पद के भी रहे। और इस चुनाव में एक तरह से अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी लड़ाई दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिग्विजय सिंह के गढ़ में पहुंचे। राजगढ़ संसदीय सीट के एक कस्बे खिलचीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालना। यानी दिग्विजय सिंह पर निजी टिप्पणी भी अमित शाह ने की। अब लेकिन इसका पलटवार दिग्विजय सिंह ने किया है। उन्होंने सिलसिलेवार एक एक आरोप का जवाब दिया है और यह भी कहा है कि अमित शाह की मुझ पर बड़ी कृपा है, उन्हें मुझसे बहुत प्रेम है, इसलिए अपने भाषण में 17 बार मेरा नाम लिया। लेकिन जो झूठ बोले हैं, जो झूठ बोलना वे अपने गुरु नरेंद्र मोदी से सीखे हैं, उन झूठों का, उन 8 झूठ का जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है। आइए पहले अमित शाह का यह भाषण सुन लेते हैं, जिसमें वे दिग्विजय सिंह पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और साथ साथ राजगढ़ की जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालना। आइए सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाना का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को एक गले लगाते हैं। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम।
भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने। तो आपने सुना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए। अब उन आरोपों के जवाब दिग्विजय सिंह ने दिए हैं सोशल मीडिया। देश के गृह मंत्री आए थे खिलची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए, मुझसे इतने प्रभावित थे कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है, दिग्गी राजा दिग। उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। दिग्विजय, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा ने दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा। अरे दिग्विजय सिंह जी, दिग्गी राजा, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले लिखा कि अमित शाह जी की इतनी कृपा रही और उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वे आए और मेरा जनाजा निकालने की बात कह गए। यानी मेरी अर्थी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि मैं आप सबकी चिंता करता हूं। मैं चाहता तो मना कर देता कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे गृह क्षेत्र की जनता की उपेक्षा ने मुझे यह चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। यानी राजगढ़ की जो उपेक्षा हो रही थी, इसलिए वे चुनाव लड़ने आए हैं। मैं आखिरी दम तक आपके बीच आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे आप मुझे कंधे पर उठाएं या सिर आंखों पर बिठाएं, अब आपकी मर्जी है। ये पहला जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया। फिर उन्होंने ये जवाब इस बात का हो गया जो अमित शाह ने कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालना। और अमित शाह ने यह भी कहा था, बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, इसलिए भारी लीड के साथ उन्हें चुनाव में हरवाना है। लेकिन बाकी जो आरोप अमित शाह ने लगाए थे, उनके जवाब भी दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से दिए हैं। आइए उन जवाबों को भी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह की सलाह से राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ को डाला है। दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है, तथ्य यह है कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई बात है ही नहीं। दूसरा, अमित शाह का झूठ, दिग्विजय सिंह ने झूठ कहा है। उन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहा। तथ्य यह है कि मैंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह दिग्विजय सिंह का उत्तर है, यद्यपि सच्चाई भी यही है। भगवा आतंकवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैबिनेट सचिव रहे आर.के. सिंह ने किया था, यूपीए की सरकार के समय। कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, तमाम और इस तरह के हिंदूवादी विचारधारा के लोग गिरफ्तार हुए थे। तब आर.के. सिंह ने यह कहा था कि यह भगवा आतंकवाद है। लेकिन विडंबना यह भी है, वही आर.के. सिंह
बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे। तो इसका उत्तर दिग्विजय सिंह ने इस तरह दिया। तीसरा झूठ, अमित शाह ने कहा दिग्विजय सिंह ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अफजल गुरु की फांसी का कभी विरोध नहीं किया। दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि उन्होंने अफजल गुरु को जल्द फांसी लगे इसके लिए पत्र लिखा था। आरोप क्रमांक 4, अमित शाह का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है, तथ्य यह है कि मैंने कभी पीएफआई पर बैन का विरोध नहीं किया, बल्कि सिमी पर सबसे पहले प्रतिबंध मध्य प्रदेश में ही मेरी सरकार ने लगाया था, यानी दिग्विजय सिंह की सरकार। दिग्विजय सिंह ने यह भी याद दिलाया है, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई की राजनीतिक इकाई के साथ कर्नाटक में गठबंधन करके लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े थे, यानी स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ शामिल थी। अगला आरोप लगाया है, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कोरोना का टीका मत लगवाओ। दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि कोरोना का टीका नहीं लगाओ। अमित शाह ने अगला आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी में राजनीति की दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह का उत्तर यह है कि जब राजगढ़ जिले के लोग ऑक्सीजन और सिलेंडर के लिए त्राई त्राई कर रहे थे, तब मैंने दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजकर इलाज की व्यवस्था करवाई थी। 7वां आरोप, अमित शाह ने आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज हमने दिया। इसका जवाब दिया है दिग्विजय सिंह ने, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जयवर्धन सिंह प्रभारी मंत्री थे। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से राजगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव केंद्र को भिजवाया था। अगला आरोप, अमित शाह ने कहा भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन हमने 2000 करोड़ प्रस्तावित किए, यानी भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन के लिए अमित शाह ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2000 करोड़ प्रस्तावित किए थे। इसका भी तथ्यात्मक उत्तर दिग्विजय सिंह ने दिया है। उन्होंने लिखा है, सन 2000-2001 में प्रस्ताव स्वीकृत वर्ष था, यानी ये प्रस्ताव 2000 और 2001 में स्वीकृत हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इसके अलावा इसकी लागत 2000 करोड़ नहीं, अमित शाह जी, उस समय 3032 करोड़ रुपए रखी गई थी। ये सारे उत्तर दिग्विजय सिंह ने क्रमशः अमित शाह के आरोपों के दिए हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पर भी क्रमशः देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के बाकी नेता भी दिग्विजय सिंह के बारे में अमित शाह की इस तरह की टिप्पणी, जिसमें वे जनाजा निकलने की बात कर रहे हैं, भले ही वो एक शेर है उसके जरिए कह रहे हैं, उस पर कुछ और लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह से सवाल जवाब किए हैं, जिनमें पीसी शर्मा हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे कमलनाथ की सरकार में, विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन लोगों ने भी अमित शाह को आईना दिखाया और ये कहा है कि इस तरह के आपत्तिजनक आरोप लगाना, इस तरह की बात करना, किसी के जनाजे को निकालने की बात करना राजनीति में शोभा नहीं देता। लेकिन आइए थोड़ा सा दिग्विजय सिंह के चुनावी तौर तरीकों पर भी बात कर लें। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। वे किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? पुराने पैटर्न पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। वे गली गली, गांव गांव, घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। अब तक कोई बड़ी आम सभा राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं की नहीं हुई है। जिस दिन दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरा था, उस दिन भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि किसी को जिला मुख्यालय पे आने की जरूरत नहीं है, नामांकन भरते समय भीड़ जुटाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जिस समय वे नामांकन भरने जाएंगे ठीक उसी समय सारे कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर बैठक करें, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करें और मतदान की तैयारी करें। कुछ नजारे हम आपको दिखाते हैं। गांव में जब दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, किस तरह दुकानों पर उनका टीका किया जा रहा है, किस तरह उनका लोग स्वागत कर रहे हैं। जनता वहां की पकड़ पकड़ कर दिग्विजय सिंह को मंदिरों में ले जा रही है दर्शन कराने के लिए। एक अलग तरीके का चुनाव दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। छोटे से छोटे गांव में 10-20 लोगों के बीच
छोटे से मंच पर लोगों से वे बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद कांग्रेस की गारंटी पत्र को, गारंटी की बातों को पर्चे के जरिए हर सभा में न केवल दिखाते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, बल्कि गांव गांव घर घर तक कांग्रेस की गारंटी इस तरह से पहुंचा रहे हैं। आइए देखिए वे किस तरह कांग्रेस की गारंटियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी का दस्तखत का गारंटी कार्ड है। अगर नहीं होगा तो आप कह सकते साहब आपके गारंटी कार्ड झूठा रहा, और गारंटी कार्ड को पूरा बनाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये मेरी निजी गारंटी होगी। इसको पालन कराने के लिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है, इसको पालन कराने की जवाबदारी दिग्विजय सिंह की होगी। तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह बहुत पुराने तरीकों से, जो आज से 20-30 साल पहले चुनाव लड़ने के तौर तरीके हुआ करते थे, घर घर जनसंपर्क करने का, गांव गांव गली गली पैदल चलने का, उस तरह का चुनाव दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। और जब उन्होंने चुनाव का आगाज किया था, शुरुआत की थी चुनाव की, तब उन्होंने 25 किलोमीटर प्रतिदिन, शुरू में कम से कम 8-10 दिन, अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। वे नजारे भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह वे पैदल चलते हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इस वक्त उनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर से है। रोडमल नागर पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजगढ़ से चुनाव जीत रहे हैं। इस वक्त भी वे सांसद हैं। दिग्विजय सिंह का ये लगभग आखिरी चुनाव है, ऐसा वे अपने चुनाव अभियान में खुद भी जता रहे हैं। लोगों से उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं कि अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई में जनता उनका साथ दे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इसी राजगढ़ संसदीय सीट में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। ये वही चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां से उपचुनाव जीतकर दिग्विजय सिंह विधानसभा में गए थे, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए तत्कालीन कांग्रेस विधायक ने सीट खाली की थी। उस चाचौड़ा में भी वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, मतदाताओं से कह रहे हैं कि मैं यहीं से चुनकर विधानसभा में पहुंचा था और मुख्यमंत्री बना था। देखना होगा अमित शाह और दिग्विजय सिंह के बीच चली ये शाब्दिक तकरार जनता के बीच में किस तरह जाती है, जनता इसे किस रूप में लेती है, मतदाता किसे चुनता है, दिग्विजय सिंह को या रोडमल नागर को फिर से मौका देगी। इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। फिलहाल 7 मई को राजगढ़ में भी मतदान होगा, जब मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर मतदान होने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।